आर्मी नर्सिंग के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग का फर्स्ट रिवीजन क्लास है बच्चों, और इस रिवीजन क्लास में देखिए हर चीज में थोड़ा थोड़ा आपको हुआ है। कुछ पोर्शन हम लोग का बायोलॉजी में भी हुआ है, कुछ पोर्शन आपका केमिस्ट्री में भी हुआ है, कुछ मैंने आपको यार फिजिक्स में भी कराया है, कुछ आपका यार जीके जीएस में भी हुआ है, और कुछ मैथ भी हुआ है। तो मैथ का तो रिवीजन नहीं होगा, मैथ छोड़कर बाकी सब चीज जितना हम लोग किए हैं उन सभी चीजों को हम लोग रिवाइज करेंगे, है जी। तो देखो यार, केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चन यार देखो, केमिस्ट्री हमने बताया था आपको कि जो आपको साइंस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें 40% चीज आपको रटना है और 60% चीज आपको समझना है ना जी। तो मैंने आपको यार रटने वाला क्वेश्चन का एक सीरीज लिखवाया था। रटने वाला भी एक पोर्शन हम लोग किए हैं और समझने वाला भी किए हैं। तो चलिए सबसे पहले यार रटने वाला पर आते हैं, जो कॉमन और बेसिक क्वेश्चन है। तो बच्चों, आपको अम्ल वर्षा कराएगा सल्फर, कौन जी? सल्फर डाई अम्ल वर्षा, है ना जी। लेकिन यार कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, AgI, है जी। हमने बताया था कि विदेशों में यार बहुत ज्यादा खेत होता है किसानों का, वो अपने खेत से बादल को भी नहीं लौटने देते हैं। अपना किसान के पास हवाई जहाज है, किसान उस पर बैठा और बादल के ऊपर गया और उस पर सिल्वर आयोडाइड छिट दिया, तो थोड़ा क्या हो गया, बादल का तापमान थोड़ा कम हो गया, और कम होने के बाद यार वो बारिश में बदल गया, है ना जी। तो बादल को बारिश में बदलना आपको कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है बच्चे? और बादल हवा में तैर रहा है, भाई हवा में इसलिए तैर रहा है क्योंकि भैया बादल का घनत्व कम है हवा से। तो बादल हवा में इसलिए तैर रहा है क्योंकि बादल के पास है निम्न घनत्व। क्या है? और उस बादल को बारिश में, कृत्रिम बारिश में बदलना है तो सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग आपका कहां जी? फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग। और हमने आपको बताया था कि फोटोग्राफी में फिक्सर है सोडियम थायोसल्फेट, याद आया? फोटोग्राफी में फिक्सर है सोडियम, और सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग कहते हैं हाइपो। डस्टर, सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपो। क्या जी? लेकिन प्यारे बच्चों, फोटोग्राफी में उपयोग हुआ ऑक्जेलिक अम्ल। कौन अम्ल? तो फोटोग्राफी में जो अम्ल का उपयोग हो रहा है कौन? और ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोहा से जो जंग लगेगा कपड़ा में, उसको मिटाएगा कौन? ऑक्जेलिक अम्ल। और पालक में भी है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या जी? और पालक जब लिखवाए थे तो बताए थे कि इसमें आयरन भी खूब होता है। और अम्ल में जब बात करें तो कौन अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। लेकिन बल्ब का फिलामेंट बना है, हीटर का कॉइल नाइक्रोम। क्या जी? सबसे मुलायम धातु, सबसे हल्की धातु। लेकिन याद करो कि मैंने आपको जल के बारे में बताया कि दो तरह के जल है, एक तो मीठा जल और एगो कठोर जल। एक मीठा जल, एक भैया मीठा जल है उसमें यार पृष्ठ तनाव कम है। भैया मीठा जल में पृष्ठ तनाव क्या है? और जिस जल में पृष्ठ तनाव कम होगा उसमें झाग क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना जी। पृष्ठ तनाव जो है ना उसको झाग को बनने नहीं देगा। लेकिन कठोर जल में पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, तो कठोर जल में यार आपको साबुन का झाग नहीं होगा, है ना जी। और जब कठोरता का मैंने जब आपसे बात किया था तो मैंने बोला था कि दो तरह का कठोरता, अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता और जब अस्थाई कठोरता का बात किए थे तो हमने बताया था कि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और अस्थाई कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और क्लोराइड, और ये सारा चीज आपको लिखवाया भी था।
कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और क्लोराइड। लेकिन अस्थायी कठोरता में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। सिंपल सा चीज है भाई, जो टेम्पोररी कठोर है उसमें बाइकार्बोनेट और परमानेंट है उसमें कार्बोनेट। किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। और ये तो तुम खुद ही समझ गए होगे कि कौन सा जल यार आपको यार ज्यादा झाग देगा, तो कौन जल भाई? मीठा जल। कौन सा जल? और कठोर जल में पृष्ठ तनाव कम की ज्यादा? ज्यादा। कठोर जल में पृष्ठ तनाव क्या जी? और ज्यादा पृष्ठ तनाव वाला जल झाग कम की ज्यादा? कम। क्या जी? लेकिन बच्चों हम लोगों ने यार पदार्थ का बात किया था, लिखे भी हैं आप, जिसको छू सके, देख सको, अनुभव कर सको, क्या है? लेकिन रसायन के पितामह कौन? लेबोजियर। क्या जी? और पदार्थ में हमने आपको अवस्था बताया था, ठोस, द्रव और गैस, है जी? बच्चों ठोस के अणु सबसे ज्यादा मतलब व्यवस्थित होंगे, है ना जी? ठोस में अणु यार एकदम सटा सटा रहेगा, और ठोस में जब अणु सटा सटा है तो ठोस में आकर्षण बल क्या है? ज्यादा। और ठोस के अणुओं में गति नहीं है, तो ठोस के अणुओं का गतिज ऊर्जा सबसे कम, है जी? और ठोस का यार आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, है ना बच्चा? ठोस का आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। लेकिन द्रव में जब हम आएंगे तो इसके अणु में यार थोड़ा सा क्या है? ठोस से यार लूज रहेगा, है ना जी? इसलिए द्रव का अणु लूज है, तो यार पात्र के हिसाब से लोटा में रख दो पानी को तो लोटा का आकार बना लिया, थारी में वही पानी को रखो तो थारी के आकार में आ गया, है जी? बाल्टी में रखिए तो बाल्टी का आकार पकड़ लिया, है जी? लेकिन आयतन फिक्स रहेगा। आयतन तो द्रव में आपको आयतन क्या है? निश्चित। क्या? और आकार। तो प्यारे बच्चों जब गैस का बात करेंगे तो इसमें ना आयतन निश्चित ना आकार निश्चित, है जी? और गैस के अणुओं में गति भी ज्यादा है, और गैस का अणु का गतिज ऊर्जा क्या है? सर्वाधिक है। क्या है रे? लेकिन याद रखो हमने आपको पदार्थ का चौथा अवस्था भी बताया था, प्लाज्मा। क्या? और कोई चीज अगर प्लाज्मा बनना है तो तापमान ज्यादा चाहिए, और प्लाज्मा की स्थिति हम देख पाते हैं कहां पर? तारों पर। तारों पर। कहां बच्चा? तारों पर हम प्लाज्मा की स्थिति को देखते हैं। और प्लाज्मा और गैस दोनों रहे तो गतिज ऊर्जा किसके अणु के ज्यादा? प्लाज्मा के। किसके? लेकिन पदार्थ का यार पांचवा अवस्था बोस-आइंस्टीन। बोस। और इसके बारे में क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ जब परम शून्य ताप पर पहुंचेगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन पर पहुंचेगा, है ना जी, तो अपने सारा व्यवस्था को समाप्त कर लेगा, है जी? उसी अवस्था को हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन। क्या जी? बोस-आइंस्टीन। फिर हम लोगों ने केमिस्ट्री का कुछ बेसिक चीज किया था बच्चों, ठीक है? आपको परमाणु के बारे में बताया जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत कौन दिया? और जॉन डाल्टन कहता था कि परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य है? अविभाज्य है। मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है जी? और उसने परमाणु सिद्धांत दिया, और परमाणु जो सिद्धांत था वो यार किस पर था? रासायनिक संयोग पर। किस पर? तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग और द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान। लेकिन जॉन डाल्टन को फेल किया कौन? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कहा कि ना भाई, परमाणु के अंदर सबसे छोटा नहीं है, परमाणु के अंदर भी कुछ कुछ नजर हमको आ रहा है। और जो परमाणु के अंदर कुछ कुछ नजर आ रहा है, इस सिद्धांत को उसने क्या कहा? प्लम पुडिंग सिद्धांत। याद आ रहा है? तो परमाणु का प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग। तो प्लम पुडिंग सिद्धांत कौन दिया? जे थॉमसन। कौन दिया हो? जे थॉमसन।
और जे थॉमसन ने कहा जो चीज देखा परमाणु के अंदर उसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश है? ऋण। लेकिन भैया सोने के पत्थर पर अल्फा किरण से बम्बार्डिंग करा के नाभिक को खोजने वाला रदरफोर्ड। कौन जी? और परमाणु का पितामह कौन हो? प्रोटॉन का पितामह रदरफोर्ड। प्रोटॉन का पितामह। लेकिन न्यूट्रॉन को खोजा जेम्स चैडविक। कौन खोजा जी? जेम्स। और परमाणु के आकार के बारे में बताया नील्स बोर। कौन जी? और आकार के बारे में हमने आपको दो व्यक्ति का नाम लिया था, नील्स बोर। और आपको बताया था कल कहानी कि रदरफोर्ड ने यार 20,000 अल्फा किरण, कितना जी? 20,000 अल्फा किरण आपको फेंका है यहाँ परमाणु के नाभिक, इसमें परमाणु पर, है ना जी? और 1999 नहीं आया है जी, एक लौट के आया है ना जी? तो रदरफोर्ड ने मोटा मोटी कहा यह बात कि परमाणु के नाभिक और उसके कक्षाओं के बीच में काफी गैप है जी? और दूसरा यार जो स्ट्रक्चर के बारे में बात किया वो कौन किया? नील्स बोर। कौन किया हो? नील्स बोर। फिर बच्चों कल हम लोगों ने जो बेसिक चीज किया था, क्योंकि ज्यादा क्लास आपका भी नहीं हुआ है, बेसिक चल रहा है। कल हम लोगों ने जो बेसिक चीज किया था तो उसमें ये आपका यार परमाणु का नाभिक हो गया प्रोटॉन और ये हो गया क्या जी? कक्षा। ये थे ना जी? क्या हो गया? कक्षा को कहते हैं सेल। क्या जी? और बच्चा यार देखो के एल एम एल ये सब क्या है? कक्षा है। कक्षा मतलब क्या है? सेल है। क्या जी? फिर बच्चों कक्षा के अंदर होता है उपकक्षा। कक्षा के अंदर होता है और उपकक्षा क्या हो गया भैया? सब सेल। इधर ध्यान इधर देना है, रिकॉर्ड हो रहा है ना जी? जो बच्चे क्लास छूटा है वो देख लेंगे, एग्जाम देने कुछ बच्चे गए हैं टेक्निकल के, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करा दे रहे हैं। कक्षा के अंदर क्या है? उप। अब देखो यार पहला कक्षा है, इसमें कौन सा उपकक्षा है? पूर्व कंठस्थ न। और दूसरा में है एस और तीसरा में एसपी और चौथा में एसपी। तो बाबू मेरे एसपी डी एफ ये सब है उपकक्षा, सब सेल। क्या जी? फिर सब है ना जी? तो कक्षा उपकक्षा, और उपकक्षा के अंदर जाइएगा तो मिलेगा कक्षक। क्या मिलेगा भाई? कक्षक मतलब कमरा है जी? तो भैया एस के पास के वो कमरा है और ये वो कमरा है, तो एक कमरा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने? 2। तो पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भैया? 2। और पी के पास कमरा कितना है? 3 है भाई। पी के पास कमरा कितना है? 3। और 3 कमरा है, तो 3 कमरा में इलेक्ट्रॉन कितना? 6। क्या जी? 6 है ना जी? और भैया देखो इलेक्ट्रॉन को मैं सीधा रख रहा हूं, टेढ़ा कर रहा हूं, कारण सिर्फ यही है कि भैया दोनों इलेक्ट्रॉन पर सेम ही आवेश है, दोनों ऋण आवेश में है। और अगर सेम आवेश वाला चीज रहेगा तो एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेगा, एक क्लॉकवाइज चलेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी? इसलिए देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा। लेकिन बच्चों डी के पास क्या कम कक्षक है और 5 कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? और एफ के पास यार है जी 7 कमरा है, तो कितना जी? 14। अब देखो भाई पहला में सिर्फ कौन उपकक्षा है? एस। और दूसरा में क्या है? एस। तो एस का क्षमता कितना? 2। और पी का 6। तो 2 और 6 कितना? 8 हुआ कि नहीं? भैया देखो एस पी डी, एस पी तो भैया एस का क्षमता कितना? 2 और पी का 6।
तो 2 6 कितना, और डी का कितना 10, तो कितना जी। और कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक हम लोग सूत्र से भी निकाल सकते हैं, वो सूत्र है 2n स्क्वायर। क्या जी बच्चा, इधर ध्यान दो, तुम जगह है तो जग ही जाओ अब, है ना, जब जागा तब सवेरा है जी। 2n स्क्वायर है ना बच्चों। यहां n क्या हुआ, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। तो मान लो यार कि हमको यार 5वां कक्षा का बात करना है, 5वां सेल का बात करना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5। तो हम कर देंगे यार 2 और n बराबर 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 25 दूनी 12 बच्चा। और जब छठा का बात करेंगे तो 6 छक्के और 36 दूनी 12 जी 12। और तीसरा का बात किए तो 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9 9 दूनी। उसके बाद कल हम लोगों ने बात किया था समस्थानिक का, किए थे बात। ये सारा पोर्शन जो आपको 3-4 क्लास में हमारा मिला है, वो सब चीज को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपके कुछ साथी परीक्षा देने गए हैं, है ना जी। रिकॉर्ड हो जाएगा उनके लिए भी, आपके लिए भी। और हर सप्ताह में जो भी आपको चीज है उसको मतलब कि रिवीजन क्लास रिकॉर्ड आपका मिलेगा। ऐसे देखो इस रिकॉर्डिंग का आपको जरूरत ही नहीं है, जो क्लास में लिखवा रहे हैं करवा रहे हैं उसको अच्छा से करते चलिए, समझते चलिए। कहीं पर भी कोई संदेह नाम का चीज हम आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। तो समस्थानिक में जब हम लोग बात किए थे तो देखो यार आपको क्या H1 हमने बोला था कि सभी समस्थानिकों में आपको लिखवाया भी है कि सभी समस्थानिकों में हाइड्रोजन के समस्थानिक को ही सिर्फ नाम मिला है। किसको नाम मिला है, हाइड्रोजन को, है ना जी। और बच्चों हाइड्रोजन के यार जो सबसे हल्का समस्थानिक है उसको हम कहते हैं क्या जी, प्रोटियम, प्रोटियम है जी। और इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, ये है ट्राइटियम, है जी। फिर हमने आपको बताया है, लिखवाया है कि किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, और जितना प्रोटॉन और यहाँ पर यार नीचे हम लिखेंगे परमाणु संख्या, ऊपर इंगित किए हैं परमाणु भार, परमाणु। तो जब प्रोटियम की बात करेंगे बच्चे, इसमें यार प्रोटॉन कितना है 1, और प्रोटॉन 1 है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। लेकिन बउआ न्यूट्रॉन कितना 0, कौन 0। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता। और अंदर घुस के पूछे कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के पास न्यूट्रॉन नहीं है, तो आप बोलेंगे क्या, प्रोटियम। क्या जी, प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन नहीं है। और प्रोटियम सबसे हल्का समस्थानिक है हाइड्रोजन का, और प्रोटियम सबसे ज्यादा भी है जी। और प्रोटियम ऑक्साइड को ही साधारण जल कहते हैं, साधारण जल। प्रोटियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, साधारण जल। प्रोटियम के बाद बच्चों कल हम लोगों ने बात की थी ड्यूटेरियम का। तो ड्यूटेरियम में यार देखो, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 और न्यूट्रॉन भी 1, 2 नहीं 1। तब ने भैया देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू परमाणु भार। तो यहाँ परमाणु भार जब 2 दिया हुआ है तो एक यार आपको न्यूट्रॉन जुड़ा, एक क्या जुड़ा, प्रोटॉन, है जी। तो ड्यूटेरियम को कहा जाता है भारी हाइड्रोजन। कौन हाइड्रोजन जी, भारी हाइड्रोजन, है जी। ड्यूटेरियम को कहा जाता है भारी हाइड्रोजन। तो पूछ दे कि भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या, ये जान लीजिए कि न्यूट्रॉन चेंज होवित रहेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो चाहे भारी रहे चाहे हल्का रहे, एक के रहेगा। चेंजिंग में कौन आ रहा है, न्यूट्रॉन, है जी। और सबसे भारी समस्थानिक ट्राइटियम, इसमें यार प्रोटॉन आपका कितना 1 है जी, इलेक्ट्रॉन ये तो दोनों गठबंधन कर ले एक का। लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 2, है जी। और हमने कहा था कि जो ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्यारे बच्चों, ये आपको रेडियो सक्रिय है। क्या जी, और भारी हाइड्रोजन हम लोग ने किसको बोला, ड्यूटेरियम।
किसको? तभी तो यार ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को कहते हैं भारी जल। भारी और आप जानते हैं कि भारी जल को खोजा SC यूरे, SC और भारी जल का क्वथनांक है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर मान के चले इतना? ये सब आपके कॉपी में है ना? फिर देखिए आपको यार संभारिक बताए हम, जिसमें भार समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो। एग्जाम्पल हम आपको दिए यार C614 कार्बन 14, और जब नाइट्रोजन आइएगा तो देखिए नाइट्रोजन में परमाणु संख्या 7 है, परमाणु भार। तो देखिए यार कार्बन 14 और नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या है? सेम है, सेम है। चेंज क्या हो रहा है? परमाणु। तो जिसमें परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या में भिन्नता हो, समभारिक। क्या जी? समभारिक। और फिर हम लोगों ने चर्चा किया था यार सम इलेक्ट्रॉनिक का भी, याद करो कुछ किए थे भैया। देखो यार ये सोडियम है और सोडियम के पास परमाणु संख्या कितना है? 11। 1 से 30 तक का परमाणु संख्या बिल्कुल कंठस्थ चाहिए बाबू, सोमवार से मुक्ति नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री पढ़ना है तो कुछ ना कुछ चीज देखो आपको खुद से करना पड़ेगा, है ना जी? 1 से 30 तक का परमाणु संख्या और परमाणु भार दिमाग में अटल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद पूछेंगे और नहीं बताया तो चुटकी पकड़ के खींचना हम चालू करेंगे, क्योंकि जब तक ये सब कुछ बेसिक चीज नहीं कीजिएगा तब तक देखिए रटने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, पर रटने वाला क्वेश्चन से मेरिट बनना नहीं है ना जी? जब तक यार बिल्कुल मतलब हम अच्छे तरीके से बेसिक से बिल्कुल दम पकड़ के उसको दम नहीं चलेंगे तब तक उस पर शासन नहीं कर पाएंगे। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको बायोलॉजी, है ना जी? चलिए बायोलॉजी में 60% रटना है लेकिन 40% वहां भी समझना है। ये समझ के पढ़ेंगे तो समझते जाएंगे और याद होते जाएगा, ठीक है जी? अब देखो भैया ये सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। एल्युमिनियम का कितना? 13, है ना जी? अब फ्लोरीन का कितना? 9। फ्लोरीन कितना? इसमें कहते हैं कि याद करना है। अब यहाँ पर सोडियम प्लस कर दिए, ये प्लस का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, है ना जी? अब परमाणु संख्या 11 है तो परमाणु संख्या 11 कह रहा है कि इसके प्रोटॉन भी 11 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11। और 1 इलेक्ट्रॉन अगर दान कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? क्या जी? अब मैग्नीशियम के पास देखो 12, अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दे बच्चा तो कितना? 10। एल्युमिनियम 3 कर दे, क्या जी? अब फ्लोरीन तो बेचारा गरीब है तो ये दान नहीं करेगा, ये ले लेगा। एगो ले लिया तो 9 को पहले से था, अब क्या हो गया? माइनस का मतलब लेना और प्लस का मतलब देना, है जी? प्लस चार्ज कटाइन और माइनस चार्ज एनाइन, ठीक है जी? अब बताओ कि आपको दे दे यार कि Na प्लस और Mg प्लस प्लस में क्या रिश्ता है, तो आप कहिएगा कि यार Na के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और Mg प्लस प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको यार सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है जी? क्या है? प्लस चार्ज रहेगा तो देना, और देने वाला काम हमेशा करेगा धातु। क्या जी? धातु हमेशा देगा, धातु हमेशा मतलब धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या रे बच्चा? इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण। क्या जी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा धातु की अधातु? कौन? और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला काम अधातु। क्या जी? तो बच्चा जरा बताओ, धातु जो द्रव है पारा, धातु जो द्रव है, अधातु जो द्रव है क्या? अधातु जो द्रव है,
और फोटोक्रोमिक कांच पर सिल्वर क्लोराइड लिखा है कॉपी में आपका, सिल्वर, और सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं हॉर्न सिल्वर। कौन जी? हॉर्न। और नॉन स्टिक तांबा टेफ्लॉन। क्या जी? और बर्तनों पर कलई अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, NH4। बच्चों केमिस्ट्री में रखने वाला पोर्शन तो समझने वाला पोर्शन करवाए थे, है ना जी? अभी इस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वांटम ऑक्सीकरण, है ना जी, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे निकलता है, सब चीज पर हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना जी? लेकिन कह रहे हैं कि 40% रखना भी है ना? जैसे धातु मिश्रण आपको करवाया तो उसमें हम क्या समझाएंगे आपको, वो आपको और हम दोनों मिलकर, हमको और आपको मिलकर आपस में रखते रहना है, करते रहना है, ठीक है जी? जैसे देखो यार, तांबा में जस्ता मिलाया तो क्या? पीतल, है जी? तो तांबा जस्ता, और बच्चा तांबा में टीन मिलाया तो बाहरे वाह कांसा, है जी? और लोहा, क्रोमियम, निकेल, स्टेनलेस, बाबू लोहा, क्रोमियम, निकेल, स्टेनलेस, स्टेनलेस, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, वाटर गैस। नहीं पीछे पढ़ते हैं जी, सब हम ही पर दे दिएगा जिम्मा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, वाटर, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस, वाटर। और टीन और सीसा से मिलकर बनता है विद्युत फ्यूज, विद्युत। और एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग, गैस। और फल को पकाएगा एसिटिलीन, हंसाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ए कौन हंसाएगा जी? नाइट्रस, नाइट्रस। हंसाएगा कौन? अब फल को पकाएगा। और बायोगैस है, क्या जी? बायोगैस है। देखिए 5-6 क्वेश्चन इस टाइप का भी रहेगा। बायोगैस तो कौन गैस ज्यादा है, कम ही भी रहेगा, है ना जी? ए तो हंसाएगा कौन? नाइट्रस। और क्लोरोफॉर्म आपको बेहोश कर देगा। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक है, वो चेतना आपका खत्म कर देगा, क्या जी? क्लोरोफॉर्म। उसी तरह से बच्चों बायोलॉजी में हम लोग ने जो पोर्शन किया है, इसमें देखो बेसिक ही अभी किए हैं हम लोग। पाचन तंत्र को मतलब कि अच्छी तरीके से फिनिश किए हैं, तो कर लेना रिवीजन एक बार। जब पाचन का शुरुआत करेंगे भाई, तो पाचन का शुरुआत हमारा यार मुंह से होगा, है जी? और हमको पचाना है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है जी? हमें पचाना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्योंकि यार रेशा और सेलुलोज को हमारी आंत पचा नहीं सकती है, समझे बात? और जब कार्बोहाइड्रेट को पचाना है मेरे बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट का यार मैंने आपको कुछ प्रकार बताया था। कार्बोहाइड्रेट का यार जो सबसे सरल प्रकार है वो है मोनोसेकेराइड। क्या जी? मोनोसेकेराइड वो है जिसके पास यार ग्लूकोज का एक अणु है, C6H12O6, है जी? मोनोसेकेराइड्स, जिसमें ग्लूकोज का कितना अणु है? एक। और मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल आपको क्या लिखवाए थे? फ्रक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और फ्रक्टोज और मोनोसेकेराइड्स के बाद हम लोग बात किए थे किसका? डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड्स वो है जिसमें आपको ग्लूकोज के दो अणु हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, है ना जी? C12, H22, O11, है जी? इसमें एग्जाम्पल हम लोगों ने दिए थे यार, सुक्रोज, सुक्रोज, है जी? लैक्टोज, माल्टोज, है जी? पूछ ले कि माल्टोज मोनोसेकेराइड की डाइसेकेराइड? और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब मोनो मतलब होता है स्वयं, अकेला, और डाई मतलब दो। डाई मतलब, और पोली मतलब बहुत सारा,
है ना जी। तो एक आपको यार क्या है, पॉलीसेकेराइड्स का भी चर्चा हम लोग किए थे। तीसरा किए थे पॉलीसेकेराइड। और बच्चों पॉलीसेकेराइड्स में हम लोग पहला नंबर पर रखे थे क्या जी, सेलुलोज। दूसरा पर स्टार्च। और तीसरा वाला खुद बोल देते आप लोग तो हमको अच्छा लगता। तीसरा क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है जी। देख लीजिए आपका यार कोशिका भित्ति बना है सेलुलोज का। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन में ईंधन देने वाला चीज है जी। तो जो घास देख रहे हैं है ना जी, पेड़ पौधा का पत्ता देख रहे हैं, तो उसमें सेलुलोज का बहुतायत है। और सेलुलोज के अंदर ऊर्जा है, सेलुलोज के अंदर ऊर्जा है ना जी। तभी तो यार देखो यार, हम दाल भात खा रहे हैं और हमसे यार 50 गुना 100 गुना 1000 गुना भारी जानवर हाथी घास खा के मस्त रह रहा है। तो उस घास के अंदर कोई ना कोई ताकत है ना, ऊर्जा है, तभी तो हमारा पेट उसको पचा नहीं पाता है। अगर सेलुलोज को पचा लेते हैं तो कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं था। लेकिन हम लोग का देखो शाकाहारियों का हाथ थोड़ा छोटा होता है ना, मतलब कि शाकाहारियों का हाथ लंबा होता है और हम लोग हैं सर्वाहारी है जी। तो हमारा हाथ उस हिसाब से नहीं है कि वो सेलुलोज को पचा ले। और जो भी आपको शाकाहारी है तो उसके अंदर यार फाइब्रोबैक्टर करके आपको बैक्टीरिया भी होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि सेलुलोज को तोड़ देता है पेटे में, है ना, ताकि वो आसानी से पच जाए। ठीक है जी। तो बाबू कार्बोहाइड्रेट भोजन में ईंधन का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का 3 भाई, पहला मोनो जकरा में ग्लूकोज के अणु, और मोनोसेकेराइड में आपको फैक्ट्रोज और ग्लूकोज, फैक्ट्रोज और दूसरा यार डाइसेकेराइड, क्या जी, और डाइसेकेराइड्स में आपको यार ग्लूकोज के 2 अणु, सुक्रोज। देखो सुनो, गन्ने का रस सुक्रोज है, सुक्रोज मतलब चीनी है जी। तो सुक्रोज, और दूध में ग्लूकोज मिलेगा लैक्टोज। क्या दूध में क्या, लैक्टोज। दूध में कौन सा, तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आपको क्या है, डाइसेकेराइड, क्या जी। लेकिन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड। देखो इंसान भी यार आपातकाल के लिए कुछ अपना यार कार्बोहाइड्रेट को संरक्षित रखता है, और पेड़ पौधा भी संरक्षित रखता है जी। कि आफत में काम दे। तो पेड़ पौधा है जी जो आपको यार कार्बोहाइड्रेट को संरक्षित रखता है, वो स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, लेकिन यार जीव जंतु ग्लाइकोजन, किसके रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन। तो बच्चों जीव जंतु ग्लाइकोजन। अब देखो भूख हड़ताल पे कोई बैठ गया और खाना 10 दिन नहीं खाया तो कैसे जिंदा रहेगा। शरीर में कुछ ना कुछ है ना जी, काम तो करने हैं, सांस लेना है। आप हाथों ऐसा कर रहे हैं तो कुछ काम आपसे हो रहा है, आप काम कर रहे हैं तो ऊर्जा चाहिए, है ना जी। तो आपातकाल के लिए शरीर में ग्लूकोज है जो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है, कि जब बाबू साहब को खाना नहीं मिले 10 दिन तब यो जिंदा रह जाए। पेड़ पौधा भी अपने यार एडवांस मतलब कुछ अपना रखता है संरक्षित। भैया रोज जरूरी है कि मतलब धूप उगेगा ही और प्रकाश संश्लेषण होगा ही। प्रकाश संश्लेषण जिस दिन नहीं होगा, है जी, तो है हमारे पास 1 आध महीना का मटेरियल है जिसमें हम सरवाइव करेंगे। ठीक है जी। पाचन तंत्र, पाचन सिस्टम का जब बात करेंगे तो हमारा देखो मुंह से ही स्टार्ट हो गया, ये थे चर्चा। मुंह में देखो सबसे पहले यार दांत का चर्चा किए थे। दांत में देखो आगे वाला जो 4 दुनिया 8 कौन है, कृंतक, कृंतक है ना जी। तो 8 क्या हो गया, और 4 आपको रंधक। कृंतक को कहते हैं इंसीजर, रंधक को कहेंगे केनाइन, क्या जी। और 8 आपको यार प्री मोलर, प्री। तो कृंतक कितने, रंधक कितने, और प्री मोलर।
तो देखो जो बच्चा है, दांत दो प्रकार का आप सब अनुभव किए हैं। देखो बचपन में दांत टूटा, जमीन में गाड़ दिया करते थे आप लोग कि दतिया जल्दी उग जाएगा। दांत गाड़े हैं। तो देखो यार, दूध के दांत में तुम्हारा यही है 8 यार क्या कृंतक है जी, 4 रंध्रक, समझे, और यार 8 अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, अग्र। तो याद रखिएगा ये दांत आपको यार 10, 11, 12 साल तक टूट जाएगा, और जो जो टूटते जाएगा उसके जगह पर नया दांत आते जाएगा। और दूसरा जो दांत है वो परमानेंट है, वो टूट गए तो फिर नया। तो अब कोई थोड़ा मार के ढूंसा दांत तोड़ दे तो फिर उसको नया नकली लगवाना पड़ेगा, वो फिर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है जी। तो बच्चा के दांत में देखो 8, 4, 12, 8 कितना 20 है ना बच्चा, 20। और जब नया दांत आया तो 12 दांत और बढ़ गया, और 20 और 12 कितना 32। तो अस्थाई दांत हमारा कितना हो गया 32। और ये 12 दांत क्या था बच्चा, चवर्णक, चवर्णक। तो मनुष्य में चवर्णक दांत कितना, देखो चवर्णक मोलर, अग्र चवर्णक प्री मोलर, रंधक के 9 है ना जी, और कृंतक इंसीजर, कृंतक। तो तुमसे पूछे कि दूध के दांत में कौन दांत नहीं है, अगर चवर्णक, चवर्णक क्या, चवर्णक नहीं है जी। चवर्णक दांत व्यस्त नहीं आएगा, टूटने के बाद नया आएगा, एक के बार आएगा। अभी क्वेश्चन एक और बना, कि कौन मनुष्य में कौन सा दांत एक ही बार उगता है, चवर्णक, क्या जी, और हम तो बताए थे आपको कि चूहा को मजबूरी है जिंदा रहने के लिए, जो चूहा है उसको मजबूरी है, क्या उसका कृंतक दांत जिंदगी भर बढ़ते रहता है जी। हम लोग का देखो दांत आके फिक्स हो गया, अब जिंदगी भर बढ़े रहेगा तो राक्षस जैसा नहीं, ऐसे ऐसे बाहर निकल जाए तो दतिया है ना जी। और जिंदगी भर दांत बढ़ते रहेगा आगे वाला, तो जब जब मुंह बंद किए करेंगे तो अपना ही मुंह से अपने ही दांत से खुद घायल हो जाएंगे। और चूहा का जिंदगी भर बढ़ते रहता है, तो चूहा क्या करता है, आपको कपड़ा, आपका बाल्टी, आपका मतलब कि जने, लकड़ी पकड़ी जो अपना मिलेगा वो काट काट के मतलब कि दांत को रगड़ रगड़ के बैलेंस करता है जिंदा रहने के लिए, है ना जी। तो कहेगा यार चूहे में कौन सा दांत जीवन में बढ़ेगा, कृंतक। और हाथी वाला जो बाहर का दांत दिख रहा है वो है कृंतक, क्या जी। तो दांत का बात तो किए थे बच्चा, और दांत के बाद हम लोग बात किए थे किसका, जीभ का, किसका, और बोले थे आपको कि मनुष्य के जीभ में है ना जी स्वाद कोशिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं होती है ना जी, टेस्ट बर्ड, और हर तरह का जो टेस्ट बर्ड है वो अलग अलग स्वाद देगा। आगे वाला आपको स्वाद कैसा स्वाद, मीठा दे देगा भाई, है ना जी। अब पीछे वाला कड़वा देगा, है जी। और साइड वाला बाहर बच्चा नमकीन और खट्टा, है जी। साइड वाला नमकीन और फिर क्वेश्चन देखो यहां बन गया, ये तो बनबे तय किया, क्या जीभ का कौन सा भाग है ना जी मीठा स्वाद का अनुभूति कराता है, तो अग्र, और पीछे वाला कड़वा, और साइड वाला नमकीन और खट्टा। लेकिन जीभ के बीच में कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं होती है। जहां हम क्रॉस मारे हुए हैं यहाँ पर क्या है, स्वादहीन, यहाँ पर स्वाद कलिकाएं। और ये भी बात हम लोग किए थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ये स्वाद कलिकाएं डैमेज होते जाएगी, है जी। देखो याद करो बचपन में जो चीज चूरन तुमको बहुत पसंद आता था वो चूरन अभी नहीं अच्छा लग रहा है ना जी। और जब 70-75 साल के बाबा को देखोगे तो उनका स्वाद कलिकाएं 50-60% डैमेज हो गया है। कौनो खाना रखो तो कहेंगे स्वाद नहीं है ना जी। इसी कारण बच्चा सबको तीखा लगता है। ठीक है, अरे तीखा कोई स्वाद नहीं रे बच्चा, अच्छे क्वेश्चन पूछ दिया, है जी। तीखा स्वाद नहीं है, तीखा हम कहीं लिखे हैं नहीं है। तीखा है यार चमड़े का जलना, चमड़े का जलना। आप मतलब कि मिर्ची खाएं तो मिर्ची जो है ना वो क्या करेगा, पूरे जीभ और मुंह के भाग को हल्का हल्का क्या करेगा, जलाएगा, मध्यम मध्यम, है ना जी। ऐसा नहीं जलाएगा कि मतलब जीभ गायब कर देगा,
लेकिन एक बार अगर मतलब एकदम तितका मिर्च 5-6 गो मतलब कि पूरा एक बार चिबा के आप 5 मिनट मुंह में रखो तो अगला इतना भर जला देगा कि 10 दिन तक कुछ भी खाएगा तो तुमको अनुभूति होगा, है जी। चलो देखो देखो यहाँ पर मतलब जीभ तो थोड़ा सा नाजुक भाग है, यहाँ कहीं कट मारा हुआ है, उसमें यार मिर्चाई ऐसे लगाएगा है तो मिर्चाई अपना काम कर देगा ना। तो देखो तीखा स्वाद नहीं है, तीखा है कि मध्यम मध्यम यार चमड़ों का जलना है जी। और जलता है तो तीता जैसा लगता है, मजा आता है, ठीक है। तीखा स्वाद का हम कहीं बताए हैं, कड़वा, नमकीन, खट्टा और मीठा, और बीच में कोई स्वाद कलिकाएं उसके बाद हमारे मुंह में कितनी लार ग्रंथि है? 6। कितनी? और मुंह में जैसे करके खोलेगा देखो यार गोटी जैसा गोलका, ये जो गोलका है ना जी निकलता है, जिसको तुम टाउनसिल बोल रहा था उस दिन, ये क्या है? वो भला क्या जी? तो इसका काम है कि जब आप खाना खा के अंदर करें ग्रास नली में, और ग्रास नली से जाएगा पेट में तो अंदर करें, इसका काम है यार कि खाना नाक में न चल जाए, उसको नाक में जाने से रोक लेना और अंदर की ओर रास्ता दिखा देना कि भाई आपको नाक में जाने का जरूरत नहीं है, आपको नीचे जाना है पेट में, है जी। फिर जब हम लोग ग्रास नली का बात करेंगे भैया, इसको कहते हैं इफोफेगस। क्या जी? अब ग्रास नली में देखो भाई यहाँ पर एक पाइप है जिससे आप देखो ये जो पोर्शन है ग्रास नली, इसमें खाना भी जाएगा, खाना भी और हवा भी, है जी। जब हम खाना अंदर जा रहा है तो यहाँ एक ढक्कन है, इसको कहते हैं इपोग्लैटिस, बताए थे जी, इपोग्लैटिस। जैसे खाना अंदर जाइएगा लीजिएगा तो ढक्कनमा बंद हो जाएगा और खाना चला जाएगा इधर पेट में, समझे बात। और हवा लीजिएगा तो ये ढक्कन खुलेगा और हवा यहां से जाएगा और चल जाएगा फेफड़ा में, है जी। तो ग्रास नली में वो कौन सा पॉइंट है जिससे यार हवा अलग और खाना अलग, तो क्या कहिएगा? इपोग्लॉटिस, इपोग्लॉटिस, इपोग्लॉटिस। और किसमें यार भोजन और खाना दोनों, हवा और खाना दोनों चलता है? ग्रास नली। किसमें जी? ग्रास नली। सब आ रहा है याद? फिर देखिए खाना आपका यार ग्रास नली होते हुए कहां पहुंचा? पेट में। कहां पहुंचा रे? पेट में। अब पेट में गया तो आपके यार पेट में एक आपको लेयर है जी, ये आपको लेयर है, इस लेयर को कहते हैं श्लेष्मा, श्लेष्मा या म्यूकस, म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस। तो श्लेष्मा और म्यूकस हमारे पेट के दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है ना जी। ये तुम्हारे पेट में देखो थोड़ा सा बैटरी का पानी हाथ पे गिर जाए तो जल जा रहा है, और बैटरी का पानी जितना सांद्र है उससे यार 5 गुना ज्यादा खतरनाक अम्ल हमारे पेट में बन रहा है हम लोग का, है जी। इस अम्ल से हमारे यार पेट के दीवारों को रक्षा कर रहा है कौन? श्लेष्मा, श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस। अब खाने पीने में आप अगर मतलब अनियमितता बरतिएगा, है ना जी, इरेगुलर होइएगा तो आपको यार एसिड ज्यादा फॉर्म होगा। 5 दिन लगातार पार्टी खाओ ना लगन के समय तो लगेगा कि अंदर से कोई जल रहा है, जल रहा है तो समझो कि तुम्हारा जो श्लेष्मा है, म्यूकस है, तुमको गोड़ जो के क्यों के कह रहा है कि भैया अभी छोड़ दो, फिर रेस्ट मारो, नहीं तो ना हमारा दीवार एकदम पतला हो गया है, अम्ल जो है ना हमको जला जला के यहाँ घाव कर देगा, और ये घाव कहलाएगा अल्सर, पेप्टिक अल्सर। अल्सर बनने पर भी नहीं संभलिएगा तो ये आंसर बन जाता है पेट का कैंसर। बहुत सुने हो कि आदमी को पेट का कैंसर हो गया, है ना जी। अबे समझे? अब देखो यार हम लोगों ने बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतर स्रावी ग्रंथि का चर्चा किया था, ठीक है जी। तो देखो बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलता है इंजाइम। क्या बच्चा? इंजाइम। और इंजाइम क्या है? प्रोटीन। क्या है?
लेकिन अंतर स्रावी ग्रंथि से निकलता है हार्मोन। क्या? वेरी गुड। तो देखो हम लोग यार जब खाना मुंह में लेके चिबाएं तो हमारे मुंह में जो आपको यार एंजाइम मिला, हमारे मुंह में जो एंजाइम मिला, समझ रहा है ना? क्लास नहीं मिस करना है, हिलना डुलना नहीं है। देखिए एक दिन मिस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट का चीज है बाबू, है ना जी? हमारे मुंह में 6 लार ग्रंथियां हैं, 3 जोड़ा लार ग्रंथि है, और इस लार ग्रंथि से निकलता है आपको यार टाइलिन, टाइलिन, और इसको कहते हैं अमाइलेज, अमाइलेज। क्या कहते हैं जी? तो देखिए टाइलिन या अमाइलेज आपको कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सक्षम है। अब क्वेश्चन बना कि आपके मुंह में कौन से खाद्य पदार्थ अवयव का पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। बाकी प्रोटीन और इस सब में कोई मुंह में कुछ नहीं होगा। पेट में जब आइएगा तो मैंने आपको बताया था कि पेट में सबसे पहला आपको यार पेप्सिन, कौन सी हो? पेप्सिन। दूसरा रेनिन, है जी, रेनिन। और तीसरा यार आपको लाइपेज, लाइपेज। देख जहां लाइपेज रहता हूं समझना कि लाइपेज का संबंध किससे है? वसा से है। किससे? और पेप्सिन पचाएगा किसको? प्रोटीन को, है जी। और रेनिन आपको दूध को, है जी, मिल्क प्रोटीन को पचाएगा, है जी। और रेनिन की मात्रा ज्यादा बच्चा नवजात में, अब बच्चा पैदा लिया तो 3-4 साल वो खड़ा रहता है यार, माए के दूध पर उसका मेन फोकस है, तो उसके पेट में रेनिन का मात्रा क्या होगा? ज्यादा। हम लोग व्यस्त हैं तो रेनिन हम लोग के पास ना के बराबर और नहीं है जी। तो रेनिन मिलता किसमें है? बच्चों में, है ना जी। और दूध में यार जो प्रोटीन है वो कौन है? कैसीन, कैसीन। कौन है बच्चा? लेकिन भैया दूध को पीला 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 दूध में हुआ है कैरोटीन। कहेगा दूध का पीला चीज कौन? तो देखो फिर से है क्वेश्चन बना, कहेगा मनुष्य के पेट को कहते हैं अमाशय। मनुष्य के अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? तो देखो यार कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, क्योंकि देखो यार लाइपेज आपको बसा पचाया, रेनिन दूध प्रोटीन और पेप्सिन प्रोटीन, लेकिन बसा का तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का तो कोई रोल नहीं है। अरे समझे? फिर यार शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन बच्चा? यकृत। कौन? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और यकृत का जब हम लोग बात करेंगे तो आपको यार यकृत के बगल में देखो गोल ब्लाडर। यकृत से मैंने बोला था कि निकलता है क्या जी? यूरिया। क्या जी? और दूसरा क्या? पीत। पीत को कहते हैं बाइल जूस, बाइल जूस, है जी। रंग है इसका हरा, और स्वाद क्या है? मतलब कि स्वभाव क्या है? क्षारीय, है ना जी। तो पीत का 2 काम, ये भी जरूरी चीज है। पहला चीज कि देखो ये क्षार है पीत, और तुम्हारे पेट में अम्ल बन रहा है, तो पेट में जब भोजन पूरा यार लुगदी लुगदी, देखो मुंह में तू पहले चिबाया, फिर पेट में भी 3-4 घंटा रहेगा और अप डाउन करेगा और छोटा छोटा महीन हो जाएगा। उस महीन लुगदी को हम कहते हैं काइम। क्या जी? ये जो भोजन का लुगदी जो पेट में है उसको कहलाता है काइम। अभी काइम जाएगा बच्चा आपका छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? तो काइम जब छोटी आंत में जाएगा तो इस काइम में यार एसिड मिला हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना जी। तो जाने से पहले ही आपको यार जो गोल ब्लैडर है वो बिल्कुल जैसे कैसे इत्र छिड़कते हैं, वो इत्र छिड़क कर, मतलब कि पीत छिड़क कर वो अम्ल को क्या करेगा? अम्ल के पावर को खत्म करेगा। देख अम्ल के दुश्मन क्षार, अम्ल और क्षार आपस में भिड़ गया, अम्ल प्लस क्षार को आपस में भिड़ा दीजिएगा तो दोनों अपना गुण को खत्म कर लेगा, बन जाएगा यार लवण और जल। क्या बन जाएगा? तो पित्त का पहला काम एसिडिटी को खत्म करना, और दूसरा काम वसा को तोड़ना, इमल्सीकरण। वसा को टूटना क्या कहलाता है? इमल्सीकरण। तो पित्त वसा को तोड़ देता है। अगर पित्त वसा को नहीं तोड़ता
तो बसा हमारे पेट में पच नहीं पाता, है ना जी? समझ रहे हो बात? फिर भोजन गया आपको छोटी आंत में यार। आहार नाल का यार सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? छोटी आंत। और मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। क्या मिश्रित कहने का मतलब हुआ बच्चों की जिसमें बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है, अंतर स्रावी भी है। मिश्रित का मतलब जिसमें से एंजाइम भी निकले और हार्मोन भी निकले, है जी? तो देखिए यार, आपको अग्नाशय से एंजाइम निकला यार ट्रिप्सिन, इस टाइप का नाम रहे तो प्रोटीन, है जी? निकला गैस्ट्रिक लाइपेज, तो लाइपेज जहां रहे तो किसको? बसा। किसको? और फिर निकला यार सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, तो ये सब चीज रहे तो समझे कि कार्बोहाइड्रेट, है जी? तो छोटी आंत में आपका कौन कौन से खाद्य अवयव पचे? तो पचा हमारा यार कार्बोहाइड्रेट, पचा हमारा क्या? बसा। क्या पचा? बसा। और पचा हमारा आपको यार क्या? प्रोटीन, है ना जी? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बसा का पूर्णतः पाचन आपको कहां हो रहा है? छोटी आंत में, हाँ जी? और पच के सब अपने सरलतम रूप में आ गया। बसा पच के बसीय अम्ल में बदल गया, प्रोटीन पच के अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो गया, और भैया कार्बोहाइड्रेट पच के ग्लूकोज बन गया, है जी? तो छोटी आंत में आपको यार लगा हुआ है खींचने वाला कि भाई जो पच जाए, आज का जो मेन मटेरियल है ना जी? पचने के बाद जो एकदम बिल्कुल मतलब कि एकदम बारीक और मतलब कि आपको सरल सरल चीज हो गया, बसीय अम्ल हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, ग्लूकोज हो गया, उस सबको यार, है ना, खींच के, इस जो पाइप है छोटी आंत में लगा, खींच के आपको रक्त में मिला दिया। इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्ली, या हिंदी में कहते हैं सुषमांकुर, मांगपुर, है जी? समझ गए? छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है, और छोटी आंत का 3 भाग में हम लोग बांटे थे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, और छोटी आंत से खाना आपको गया कहां? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में देखिए भैया, आपको यार बस आपको पानी का अवशोषण हुआ, आपको खनिज का अवशोषण हुआ, आपको विटामिन का अवशोषण हुआ। तो बड़ी आंत में खनिज, विटामिन और पानी, ठीक है जी? भैया देखो, जब बड़ी आंत बीमार हो जाए, संक्रमित हो जाए, तो हो गया, समझ लो कि डायरिया हो गया। हमको बीमार हो गया मतलब कि पानी को सोख नहीं रहा है ना जी? अब पानी को सोख नहीं रहा है तो पानी यार आपको मल के द्वारा क्या हो जा रहा है? बाहर आ जा रहा है। तो बड़ी आंत पानी, खनिज और विटामिन का अवशोषण बड़ी आंत, और कार्बोहाइड्रेट, बसा और प्रोटीन का पाचन छोटी आंत। और छोटी आंत में खींचने वाला कौन है? सुषमांकुर। कौन जी? लेकिन यार बड़ी आंत को छोटी आंत से जोड़ता है सिक्का। क्या? और बड़ी आंत का ऊपरी हिस्सा कोलन, क्या? और निचला रेक्टम, निचला रेक्टम, निचला। तो मान के चले कि आपको पूरा ये कंप्लीट है। बच्चों कुछ जीके भी हम लोग किए हैं, तो जरा बताओ तो भाई, भारत में कौन जनजाति सबसे ज्यादा? भील। और गद्दी जनजाति हिमाचल, और टोडा नीलगिरी की पहाड़ी, अहोम और कचारी असम, अहोम और कचारी, और थारू बुक्सा उत्तराखंड। वेरी गुड। थारू बुक्सा, थारू बुक्सा, और भैया संथाल, उराव और हो झारखंड, क्या जी? और मुरिया छत्तीसगढ़, मुरिया, और कुकी और मैकी मणिपुर। बाहर वो बोलता है सब, कुकी मैकी, और गारो खासी जयंतिया मेघालय। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। बच्चों भैया नाथुला दर्रा और बोमडिला अरुणाचल किए हैं ना। और नीतिमाना लिपू लेक उत्तराखंड, नीतिमाना लिपू लेक। और लेह को श्रीनगर से जोड़ेगा जोजिलाल। कौन? जोजिलाल। और बाबू जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल।
क्या जी? और बनिहाल दर्रा में है जवाहर सुरंग, जवाहर। लेकिन रोहतांग, सिपकिला और बरलच्चा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग, सिपकिला और बरलच्चा एक किए ना जी। रोहतांग, सिपकिला और बरलच्चा हिमाचल प्रदेश। कहाँ जी? और रोहतांग दर्रा में ही है आपको कौन टनल? कौन टनल? तो रोहतांग दर्रा में अटल टनल, तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा। कौन दर्रा हो? और पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर। और खैबर दर्रा पाकिस्तान, खैबर दर्रा। और एलिफेंटा श्रीलंका, एलिफेंटस। और बाबू भोर घाट और थाल घाट महाराष्ट्र। ये भोर घाट और थाल घाट कहाँ जी? तो भोर घाट और थाल घाट। और पाल घाट तमिलनाडु। केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा पाल घाट। कौन जी? पाल। फिर यार भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील, अब बुलर झील में कौन नदी गुजरेगा? झेलम। कौन जी? और डल, बुलर, शेषनाग, जांसर, मानसर, मानसबल जम्मू। तो डल, बुलर, शेषनाग, जांसर, मानसर और मानसबल कहाँ जी? जम्मू। लेकिन चिल्का झील क्या? और अनुसूपा झील भी उड़ीसा। तो चिल्का और अनुसूपा उड़ीसा। लेकिन भैया कोलेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू और पुलिकट कहाँ जी बच्चा? और भैया भारत का सबसे लंबा झील बच्चों वेम्बनाड झील। कौन झील? अब वेम्बनाड झील कहाँ? केरल। भाई केरल का जो राजकीय खेल है वो नौका दौड़ है, और नौका दौड़ तो वेम्बनाड झील में होता है। ये भारत का सबसे लंबा झील है। लेकिन उल्का पिंड वाला झील लोनार। कहाँ जी? और लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र। लोनार। और लोकटक मणिपुर, ये लोकटक। और डम्फा मिजोरम। डम्फा, डम्फा। तो क्षेत्रफल में बड़ा राज राज, क्षेत्रफल में छोटा गोवा। सिक्किम जनसंख्या में ज्यादा उत्तर, जनसंख्या में कम सिक्किम। कौन जी? सबसे ज्यादा जंगल, सर्वाधिक जनजाति मध्य। तो कल से फिर हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और कवर करते चलिए। ये आपका चला जाएगा आपके ऐप में, है ना जी? और इसको आप बार बार देखिए, इरादा पक्का कर ले और सही ढंग से पढ़ना है, ताकि ये नहीं खाली रखने में लगा रह जाना है। देखिए हमेशा जो पढ़ाई करना है, आदमी में सीट तो पता रहता नहीं है, तो मन में कम ही आके करना है कि कम आके, कि कम से कम में भी हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, है ना जी? तो किया जाएगा मन से मेहनत और बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।